डी देख रहे थे बेटा कि अगर वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे, अगर किसी सॉलिड में एटम का अरेंजमेंट एक ही एक्सिस के अलोंग होगा तो उसमें एटम का अरेंजमेंट कुछ ऐसा आपको लीनियर अरेंजमेंट दिखाई देगा, चाहे एटम हॉरिजेंटली अरेंज हो चाहे तो एटम जो है वो वर्टिकली अरेंज हो, मतलब किसी भी एक एक्सिस में एटम का अरेंजमेंट होना चाहिए, तो ये कहलाएगा क्लोज पैकिंग इन 1D, राइट। अब अगर यहाँ पे आप देखते हो बेटा तो ये बेसिकली ये हमारे पास कंडीशन है। अगर मान लो ये स्फीयर हमने माना तो एक स्फीयर दो स्फीयर को टच कर रहा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, ठीक है। तो कल ये सारी बातें हम लोग जिक्र कर रहे थे, राइट। अब आज हम लोग कंडीशन जो जिक्र करने जा रहे हैं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जिक्र कर रहे हैं, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ये फोन देख लेना, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है। अगर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे बेटा तो मैंने आपको बताया था, कंडीशन याद होगा आपको कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में 2 कंडीशन आपको बनता दिखेगा। तो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, इधर ध्यान देना। कल बोला था कि अगर एटम का अरेंजमेंट 2 डायमेंशन होगा तो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग के अंदर 2 तरह का अरेंजमेंट होगा। एक बताया था कंडीशन कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनेगा, तो दूसरा बोला था मैंने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा, ठीक है। 2 कंडीशन हम लोग जिक्र कर रहे थे बेसिकली कल इस बात का, ठीक है ना। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, आज बिल्कुल आराम से समझना बेटा, क्योंकि 2 नंबर में ये डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है ना। और 2D अगर समझ जाओगे तो 3D का डिफरेंस वैसे ज्यादा आता है, 2D में डिफरेंस कम आता है, तो आपको लेकिन 2D पहले समझना है और देन हम लोग चलेंगे 3D की तरफ, राइट, ठीक है। सो सबसे पहले लिख रहा हूं कंडीशन कि क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, बोल रहा हूं कंडीशन समझना बेटा, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी देखोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा है, तो आपको थोड़ा सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझो ध्यान से। लिख रहा हूं कि क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल में 2 कंडीशन है बच्चों, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक क्या बोल रहा हूं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम लोग जो कंडीशन डिस्कस करेंगे बेसिकली वो डिस्कस करेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं बेटा SCP इन 2D, ठीक है। 2 डायमेंशन में SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब अगर ऐसा कंडीशन आता है बच्चों तो यहाँ पे क्या केस बनेगा ये समझो। मैंने बोला था बेटा कि अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करेंगे तो इस तरह का आपको एटम का अरेंजमेंट दिखाई देगा। एटम का अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा बेटा, ये एटम के अरेंजमेंट दिखाई देंगे, जहाँ पे एक एटम के जस्ट नीचे दूसरा एटम आपको दिखाई देगा, मतलब एक एटम के सेंटर के जस्ट नीचे सेकंड एटम का सेंटर दिखेगा, एक के जस्ट नीचे सेकंड सेंटर दिखाई देगा, इस तरह से आपको एटम का अरेंजमेंट दिखाई देगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे आगे बढ़ाते चले जाओ तो किसी भी 2 डायमेंशनल में अगर देखोगे एटम का अरेंजमेंट तो एटम का अरेंजमेंट हॉरिजेंटली भी होगा और साथ ही साथ वर्टिकली भी होगा, बोलो क्लियर है। सो 2 डायमेंशन में बोल रहा हूं कि द स्फीयर ऑफ 2 रो अलाइन हॉरिजेंटली एज वेल एज क्या वर्टिकली, ठीक है। अभी लिखवा दूंगा कंडीशन, पहले सुन लो। लिख रहा हूं कंडीशन यहाँ पे क्या कि द स्फीयर ऑफ 2 रो, एक रो इधर दिख रहा है एक रो इधर दिख रहा है, अगर आप 2 रो का स्फीयर देखोगे तो यहाँ पे 2 रो आपको दिखेगा जो हॉरिजेंटली भी दिखेगा और वर्टिकली भी दिखेगा। दूसरा क्या बोल रहा हूं कि एक एटम के सेंटर के जस्ट नीचे नेक्स्ट एटम आपको इस तरह से दिखाई देगा बेटा, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगा बेटा, अगर आप इसको लेते हुए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हो तो ये आपको जो है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिखाई देगा, और इसी तरह से आप बहुत सारे ऐसे ऐसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाते चले जाओ, समझ रहे हो कंडीशन। या दूसरा कंडीशन मैंने एक और जिक्र किया था आपको कि यहाँ पे 2 तरह के स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे इसका सेंटर आपको दिखाई दे रहा है और इसका सेंटर दिखाई दे रहा है, इनका सेंटर आपस में मिला दो ये भी आपको स्क्वायर दिखेगा, लेकिन इन दोनों स्क्वायर में एक डिफरेंस है बच्चों। यहाँ पे जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिख रहा है यहाँ पे एटम केवल कॉर्नर पे दिख रहा है इनका, और अगर केवल कॉर्नर पे होगा तो इसको सिंपल या प्रिमिटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, प्रिमिटिव या सिंपल, ये प्रिमिटिव क्लोज पैकिंग है। जबकि अगर यहाँ देखेंगे बेटा तो यहाँ पे देखो कॉर्नर पे तो है प्लस सेंटर्ड पे भी है, तो इसलिए इसको सेंटर्ड बोलेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। यहाँ पे सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो 2 तरह का स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिख रहा है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम दोनों कंडीशन को थोड़ा थोड़ा करके आइडेंटिफाई करते चलेंगे, राइट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग प्रिमिटिव की बात कर लेते हैं बेटा। प्रिमिटिव में अगर आप देखोगे या सेंटर्ड में देखोगे तो ओवरऑल क्लोज पैकिंग अगर होगा स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो
और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। जो 2 रो होगा, लिख रहा हूं कि 2 रो ऑफ एटम, 2 रोज ऑफ एटम अलाइन, क्या लिखेंगे, अलाइन हॉरिजेंटली, ठीक है ना, एज वेल एज क्या, वर्टिकली, ठीक है, ये लिख रहा हूं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली एज वेल एज, है ना, एज वेल एज वर्टिकली। ये कंडीशन हमारे पास बनता दिखेगा, राइट, ठीक है। सो दो रो होगा बेटा एटम का, वो हॉरिजेंटली भी होगा और साथ ही साथ वर्टिकली भी होगा। अब देखो बेटा, यहां पे क्या कंडीशन आपको बता रहा हूं, इसको समझना, ठीक है। अगर यहां पे जेड निकालने की कोशिश करेंगे, यहां 2 कंडीशन बन रहा है बेटा। अगर मैं यूनिट सेल की बात करता हूं तो यूनिट सेल 2 तरह का बन रहा है, एक बन रहा है प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक बन रहा है सेंटर्ड यूनिट सेल, राइट। अगर प्रिमिटिव होगा तो प्रिमिटिव में केवल पोजीशन कहां दिख रहा है, कॉर्नर पे दिख रहा है बेटा, और यहां पे कहां दिख रहा है, देखो कॉर्नर प्लस सेंटर्ड पे दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर पे दिख रहा है बेटा और यहाँ पे कॉर्नर प्लस क्या, सेंटर्ड पे दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे रुक जाओ बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, यहाँ देखना ध्यान से। अगर आप यहाँ नंबर ऑफ एटम निकालोगे, नंबर ऑफ एटम का मतलब जेड, अगर जेड निकालते हो तो जेड दोनों कंडीशन में हम लोग निकाल के देख लेंगे अलग अलग। कैसे अलग अलग देखोगे, अगर प्रिमिटिव का केस निकालेंगे सर, तो प्रिमिटिव में जेड का वैल्यू क्या होगा, यह कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर, और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, लेकिन यहाँ पे 1/8 नहीं लेंगे, ये बेटा 2 डायमेंशन है। हम लोग जो सॉलिड की बात करते हैं ना, वो एक्जैक्टली 3 डायमेंशन में करते हैं, बट ये जो सॉलिड की अभी बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली किस में कर रहा हूँ, 2 डायमेंशन में कर रहा हूँ। तो अगर 2 डायमेंशन में अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आप देखो ना जरा, यहाँ थोड़ा सा इसको नीचे लाओ बेटा, इसको भी थोड़ा नीचे लाओ इधर, तो देखो एक कॉर्नर के एटम कितने को टच करेगा 2D में, तीसरा लेयर तो है ही नहीं, तो एक कॉर्नर का एटम ये है ना, तो ये एटम कितने को टच कर रहा है, देखो इधर देखो, यहाँ वाला एक ये हो गया, ये स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया और एक स्क्वायर ये हो गया, तो टोटल 4 स्क्वायर चाहिए हमें इसको ढकने के लिए। तो भैया एक का कंट्रीब्यूशन 1 कितना होगा 4, तो अगर यहाँ पे 2D की बात करूंगा तो 2D में कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन 1/4 और इंटू टोटल कॉर्नर स्क्वायर में 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये वैल्यू तो 1 आ जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप इस सेंटर्ड वाले की बात करोगे बेटा, तो सेंटर्ड में जो जेड का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, देखो यहाँ कॉर्नर पे भी एटम है और प्लस कहाँ पे दिख रहा है, बॉडी सेंटर पे दिख रहा है, मतलब तो कॉर्नर पे तो आपका हो गया 1/4 और बेटा इंटू कितना 4 कॉर्नर है और किसी भी बॉडी में तो एक ही सेंटर होगा, तो 1 इंटू सेंटर पे तो कंट्रीब्यूशन 1 बताया था, बॉडी सेंटर किसी भी बॉडी सेंटर में, कोई भी बॉडी सेंटर हो उसका तो सेंटर में हमेशा एक ही तो सेंटर हो सकता है ना, तो 1 और इंटू टोटल बॉडी सेंटर 1, तो ये तो कट गया बेटा। सो जेड का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला, 2 निकला। इतना पॉइंट क्लियर हो गया इसके बारे में। अब देखो बेटा, एक बात जो बता रहा हूँ उसको समझना, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहा हूँ बेटा। देखो अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं बेटा, ये लिख रहा हूँ कंडीशन कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सर, देखो बेटा इस एटम को गौर से देखो जरा, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। मान लो ये एटम हमने ले लिया, ये एटम है। अब अगर इस एटम को आप देखते हो तो ये एटम जो है वो इसको टच कर रहा है, 1 2 3 और 4 को टच कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको अलग कर लोगे तो ये आपके पास एक एटम दिख रहा है बेटा, और ये 4 एटम को टच करता हुआ दिख रहा है इस तरह से, 1 2 3 और ये 4 एटम को टच करता हुआ दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना दिखाई देगा, 4 दिखेगा। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा हूँ, 4, क्योंकि यहाँ पे 4 एटम को टच कर रहा है, राइट, ठीक है। सो बोल रहा हूँ कंडीशन कि यहाँ पे 4 एटम टच हो रहे हैं, और अगर 4 एटम टच होंगे बेटा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। बोलो क्लियर है। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अच्छा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में जो दिख रहा है, ये दोनों जो दिख रहे हैं वो क्या है, सेम लेयर वाले, एक अबव लेयर और एक बिलो लेयर। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बेटा, 2 1 1, ये 2 1 1 दिख रहा है कंडीशन। तो 2 जो दिख रहा है ये क्या है, सेम लेयर में, इन सेम लेयर, 2 क्या लिख रहा है, इन सेम लेयर, समझ रहे हो कंडीशन, 2 हो गया इन सेम लेयर, ठीक है बेटा। और एक जो दिख रहा है 1, ये 1 क्या है, ये वाला 1 कहाँ दिख रहा है बेटा, अपर लेयर, ये दिख रहा है कंडीशन अपर लेयर, समझ रहे हो मेरी बात। और ये जो दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है कहाँ पे, बिलो लेयर। तो इस तरह से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो बनेगा यहाँ पे वो ऐसा बनता दिखाई देगा, राइट, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको बता रहा हूँ बच्चों, अभी इसमें
और भी बातें हम लोग निकालेंगे, जैसे एरिया वगैरह निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक बार इसको नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट कंडीशन जो आपसे बोल रहा हूं ना, एक तो ये सेंटर्ड वाला केस हो गया आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आपको बताऊंगा कि इसका अगर एरिया निकालना होगा बेटा, ठीक है, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया, जेड का वैल्यू निकाल लिया आपने यहाँ पे। अब लिख रहा हूं कंडीशन एरिया। उससे पहले एक बात और बताऊंगा बच्चों, अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग को देखोगे बेटा 2D में, तो ये मान लो लेयर ए है, तो बेटा इस लेयर के जैसा ही तो दूसरा लेयर दिख रहा है सेम, तो ये भी लेयर क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। ये भी नेक्स्ट लेयर सेम दिख रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। इसलिए बेटा इस तरह के अरेंजमेंट को एनसीईआरटी लिखता है ए बी टाइप अरेंजमेंट। बोल रहा हूं कंडीशन कि सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज, इज लिख रहा हूं कंडीशन नोन एज ए टाइप अरेंजमेंट। क्या लिख रहा हूं, ए टाइप अरेंजमेंट, ठीक है, ए टाइप अरेंजमेंट। तो इस तरह के अरेंजमेंट जो होंगे बेटा वो ए टाइप कहलाएंगे, राइट, ठीक है। अब यहां पे क्या कंडीशन है ये आप समझना, बहुत आराम से धीरे धीरे समझो। अगर यहां पे एरिया निकालना बेटा, लिख रहा हूं कंडीशन कि अगर एरिया ऑफ एससीपी स्क्वायर क्लोज पैकिंग निकालना है बेटे, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस पूछेगा कि 2D में हेक्सागोनल और इसमें स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। तो 2 नंबर में आपको 5-6 पॉइंट बता दे रहा हूं, ठीक है ना, आराम से चलेगा आपका, ठीक है। फिर 3D पे चलेंगे हम लोग। देखो एरिया ऑफ एससीपी अगर निकालना है बेटा, तो आपको पता है कंडीशन, स्क्वायर में एरिया निकालने के लिए क्या करते हो, स्क्वायर का अगर एरिया निकालना बेटा तो साइड का स्क्वायर लिखोगे आप कंडीशन, तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा क्या, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब अगर साइड का स्क्वायर करेंगे बेटा तो कैसे करेंगे, ये देखो यहां से यहां तक आपका हो गया r और यहां से यहां तक हो गया r, तो r प्लस r कितना हो गया बेटा, 2r हो गया एक साइड। तो यहां पे कर देंगे हम लोग एरिया 2r का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। ये कंडीशन किसके लिए बेटा ये समझो आप, क्योंकि जो यहाँ पे आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगा कि सर जो एरिया निकाल रहे हैं बेसिकली वो किसके लिए निकाल रहे हैं। ये एरिया की बात कर रहा हूं मैं प्रिमिटिव के लिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं बेटा, ये एरिया जो लिख रहा हूं मैं लिख दे रहा हूं कंडीशन एरिया ऑफ प्रिमिटिव, ध्यान रहेगा, इसलिए बोल रहा हूं बेटा। अगर सेंटर्ड का एरिया निकालोगे ना तो थोड़ा अलग आएगा। कैसे बेटा, जरा ये भी देख लो, एरिया ऑफ सेंटर्ड अगर निकालोगे बेटा तो यहां पे क्या है कंडीशन, देखो आप यहां पे ऐसा थोड़े ले सकते हैं कि सर r प्लस r ये दोनों थोड़े टच कर रहे हैं एक दूसरे को, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर ऐसा केस होगा बेटा तो यहां से तो r है और ये भी r है और इधर भी r है और इधर भी क्या है r। तो बेटा अगर आप एक साइड का एज लेंथ निकालना चाहोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। यहां पे लिख दे रहा हूं o a और ये लिख रहा हूं कंडीशन b, तो यहां पे क्या हो जाएगा कंडीशन, देखो यहां अगर लगाओगे तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मतलब ये इस तरह का कंडीशन आएगा बेटा, OB स्क्वायर इक्वल टू r, ये पूरा स्क्वायर मतलब r प्लस r कितना 2r, ये लिखेंगे कंडीशन 2r का स्क्वायर, और प्लस यहां भी देखो r प्लस r कितना 2r का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो ये टोटल कंडीशन आपका कितना बचेगा, 4r स्क्वायर और 4 8r स्क्वायर बचेगा। मतलब OB इक्वल टू क्या लिखोगे आप, √8 और ये r हो जाएगा, और √8 का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 2√2 लिखोगे इसको, बोलो आया समझ में। 4 इंटू क्या लिखेंगे, रूट यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2√2 और r, तो आपको ये कंडीशन मिल गया कितना 2√2r। तो यहाँ पे अगर देखोगे एरिया तो साइड का स्क्वायर, तो साइड यहाँ पे √2 आएगा कितना 2√2, और इसका क्या करेंगे हम लोग r और इसका स्क्वायर, बोलो आया समझ में। अब यहाँ पे 2√2 अगर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 कितना 8r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कंडीशन आ रहा था बेटा ये 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, जबकि सेंटर्ड में जो कंडीशन आ रहा है बेटा वो आ रहा है 8r स्क्वायर। तो ये बात जरूर ध्यान रखना है हम लोग को कि अगर हम एरिया निकाल रहे हैं बेटा इसका तो अलग आएगा, और अगर वही सेंटर्ड का एरिया निकालेंगे तो अलग आएगा। कि मान लो अगर इसका आपको निकालना है, प्रिमिटिव में एरिया निकालना बेटा, तो प्रिमिटिव में एरिया कैसे निकलेगा बेटा, प्रिमिटिव में एरिया निकालने के लिए साइड का स्क्वायर करोगे आप, तो ये यहां से यहां तक r और ये यहां से r, तो r प्लस r 2r हुआ ना, तो 2r का स्क्वायर हो गया मतलब 4r स्क्वायर। अगर आप सेंटर्ड में निकालोगे बेटा, ये सेंटर्ड वाला ये स्ट्रक्चर में अगर आप एरिया निकालोगे तो बेटा अगर इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेके एरिया, तो यहां से देखो ये वाला ये आइटम तो दोनों टच नहीं कर रहे ना, ये तो गैप है ना। अगर गैप है भैया तो पहले आपको ये वैल्यू पूरा निकालना पड़ेगा ना कि सर सेंटर्ड में एक साइड का लेंथ यहां से यहां तक जो है वो कितना है।
तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आर लिया, ये भी एटम का रेडियस आर हो गया, इधर भी देखो ये आर हो गया और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस आर हो गया। तो यहाँ ट्रायंगल ओ ए बी ले लो और पाइथागोरस थ्योरम लगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये लगा दिया कंडीशन। अब ओ ए का स्क्वायर मतलब आर आर आर, 2r का स्क्वायर हो गया और ए बी का स्क्वायर भी हो गया आर आर आर, 2r मतलब इतना हो गया। सो ओ बी इक्वल टू इसका रूट हो जाएगा, मतलब ये निकल गया। अब ये निकल गया आपको एक साइड का लेंथ, तो भैया स्क्वायर अगर लेंगे इसको, एरिया ऑफ सेंटर अगर पूरे का एरिया निकालेंगे तो साइड का स्क्वायर। अब ये साइड कितना निकला, साइड कितना निकला देखो 2√2r, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये निकल गया। अब मुझे बताओ प्रियांशु समझ में आया कि नहीं आया बेटा? सबसे पहले क्या बोल रहा हूं बेटा, एरिया निकल गया अब आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकल गया आपका, ठीक है ना, ये सारी बातें निकल गई। सबको इसको फटाफट नोट करो इसको। और उसके बाद लेके चल रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन इसमें एक बात और बता रहा हूं बेटा, रुकना, एक थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मेरी बात सुनना बेटा। ये एटम इस तरह से मान लो अरेंज है बेटा, थोड़ा सा समझना। हाँ, ये एटम अरेंज है, बोल रहा हूं कंडीशन कि एटम का अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ये एटम है और ये एटम का अरेंजमेंट है। जब किसी सॉलिड में एटम आपस में अरेंज होते हैं तो उसके बीच में एक देखो गैप बनता दिखाई दे रहा है, तो जो खाली स्पेस दिखता है बेटा ये कहलाता है वॉइड। क्या कहलाएगा ये? वॉइड, या इसी का एक और नाम देते हैं इंटरस्टिशियल साइड। बोल रहा हूं जो ये खाली जगह बनेगा, ये खाली जगह ये वॉइड कहलाएगा, या वॉइड के अलावा इसका एक और नाम देते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल साइट। ये लिख रहा हूं इंटरस्टिशियल साइट्स। तो अगर आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करोगे बेटा, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में वॉइड कैसा बनेगा, ये तो रफली समझा रहा हूं आपको। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 1 2 3 4 एटम मिलके जो खाली जगह बन रहे हैं ना, ये कहलाएगा क्या? स्क्वायर प्लेनर वॉइड। क्या कहलाएगा? स्क्वायर प्लेनर वॉइड। समझ रहे हो मेरी बात? सो बेसिकली बेटा आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि वॉइड किसको बोलेंगे? द वैकेंट स्पेस बिटवीन टचिंग स्फीयर, टचिंग स्फीयर के बीच का जो खाली जगह है वो कहलाएगा वॉइड्स। तो अगर आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखोगे तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितने एटम आपस में टच कर रहे हैं तब वॉइड बन रहा है? 4 ना, तो 4 अगर टच करेंगे तो ऐसे क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्क्वायर पैकिंग। बोल रहा हूं स्क्वायर पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, स्क्वायर पैकिंग वॉइड या स्क्वायर प्लेनर वॉइड। स्क्वायर क्या लिख रहा हूं? प्लेनर वॉइड, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन कि स्क्वायर प्लेनर वॉइड इज फॉर्म्ड बाय द टचिंग ऑफ कितने एटम? 4 एटम, ठीक है ना। बोल रहा हूं कि स्क्वायर प्लेनर वॉइड इज फॉर्म्ड बाय टचिंग ऑफ 4 स्फीयर। 4 स्फीयर के टच करने से जो खाली जगह बनता दिखेगा वो कहलाएगा स्क्वायर क्या? प्लेनर वॉइड्स, राइट। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट। ये चल रहा था बच्चों, हम लोग देख रहे थे फर्स्ट 2 डायमेंशन में एटम का अरेंजमेंट स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब अगर 2 डायमेंशन में देखें बेटा तो सेकंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है एटम का, जो इससे भी बेहतर अरेंजमेंट है, वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखना ध्यान से, 2 तरीके से 2 डायमेंशन में जो है वो एटम का अरेंजमेंट हम लोग करते हैं बच्चों, ठीक है। एक हम लोग देख रहे थे क्या? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन मैं बोल रहा हूं बेटा, बोल रहा हूं सेकंड कंडीशन जो आपको बोल रहा हूं वो बोल रहा हूं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जरा रुकना बेटे, आराम से समझो। सेकंड जो बोल रहा हूं कंडीशन वो बोल रहा हूं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं बेटा HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको जरूर समझना आप लोग, ठीक है ना। हाँ देखो, सबसे पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अगर आप देखोगे तो इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है पहले इसको समझ लेते हैं। ये आपको दिख रहा है कंडीशन, ये दूसरा एटम है, ये नेक्स्ट एटम है। इस तरह से बहुत सारे एटम एक लेयर बना रहे हैं। ये आपका हुआ एक एक्सिस में, ठीक है। अब दूसरे एक्सिस में लाओ, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, आप वर्टिकल लाते हैं तो जो 2 दिख रहा है बेटा, 2 एटम, इन दोनों एटम के बीच में जो है वो सेकेंड रो का एटम आता है। समझ रहे हो? इन दोनों एटम के बीच में जो है वो सेकेंड रो का एटम आएगा, इनके बीच में जो है वो सेकेंड रो का एटम आएगा, इनके बीच में इस तरह से सेकेंड रो का एटम आएगा, इनके बीच में बेटा ये सेकेंड रो का एटम आएगा और इनके बीच में ये सेकेंड रो का एटम आएगा। कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा यहां अगर आप देखोगे तो फिर से वही कंडीशन, इन दोनों के बीच में ये सेकेंड रो आएगा, इनके बीच में आगे ये सेकेंड रो आएगा, इन दोनों के बीच में ये वाला कंडीशन आएगा, इन दोनों के बीच में आपके पास ये दिखाई देगा, इन दोनों के बीच में ये दिखाई देगा और इसके बीच में ये दिखाई देगा, राइट। इस तरह का कंडीशन आपको दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे ही आप बना सकते हो नेक्स्ट लेयर भी, ऐसा बनेगा कंडीशन। ये कंडीशन है, ये दिख रहा है आपके पास, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है और ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ऐसा चलेगा, ठीक है बेटा।
अब क्या करो, आप यहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, यहां से लो, देखो यहां से इसको लेके इमेजिनरी लाइन, इसे लेके, और यहां से इसके सेंटर को लेके, ये इसके सेंटर को, इसके सेंटर को और इसके सेंटर को। देखो आपको ये कैसा दिख रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें एटम देखो हेक्सागोनली अरेंज दिख रहे हैं, दिख रहा है ना ये। ऐसे बहुत सारे कंडीशन बनेंगे बच्चों, आप देखते चले जाओ। यहां से इस सेंटर को मिला दो, यहां से इस सेंटर को मिला दो, यहां से इसे मिला दो, यहां इसे मिला दो, ऐसे बहुत सारे हेक्सागन बनते चले जाएंगे, राइट। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो ध्यान से बेटा, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं उसको समझना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसको समझ लोगे ना तो आपका आधा काम यहां से आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं, जरा बारीकी से सुनना बेटे, ध्यान से। ठीक है, ये एक जनरल बात बता रहा था, आप एक अभी देख लो, एक से ही हमारा काम चल जाएगा, राइट। अब देखना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, कंडीशन इस तरह से हमारा हेक्सागन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं बेटे कि मान लो, बोल रहा हूं कंडीशन, सुनना ध्यान से, लिख रहा हूं कंडीशन कि यहां पे क्या दिख रहा है आपको, दो सेंटर के बीच में तीसरे का सेंटर दिख रहा है। मतलब ये लेयर अगर ए देते हैं तो ये लेयर अलग है बेटा, इन दोनों के बीच में है तो बी कहलाएगा। और ये लेयर जो दिख रहा है अब, ये फर्दर ऐसा ही दिख रहा है बेटा, सिमिलर। ठीक है ना, फिर से रिपीट कर रहे हैं ये लेयर, देखो आप, ये और इसका सेंटर सेम दिख रहा है, इसका सेंटर सेम दिख रहा है, इसका सेंटर सेम दिख रहा है, तो फिर से ए लेयर आ गया। और इसका सेंटर सेम दिख रहा है, मतलब फिर से ये बी लेयर आ गया। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट। चलते चले जाओ, बनाते चले जाओ जितना बनाना है। तो बेसिकली क्या बोल रहा हूं बेटा, यहां पे 10 सेकेंड रो जो है वो फिट होगा किसमें, इन बिटवीन क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट रो। बोलो क्लियर है। सो द लिख रहा हूं कि सेकेंड रो जो स्फीयर है वो फिट इन, ऐसा लिख सकता हूं कि द सेकेंड रो स्फीयर फिट इन, क्या लिखोगे, फिट इन डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो के डिप्रेशन के बीच में, ये लिख रहा हूं फिट इन डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो के डिप्रेशन के बीच में सेकेंड लेयर होगा। पहला पॉइंट आपको इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या बोला कि अगर ऐसा केस होगा बेटा तो फर्स्ट लेयर बिल्कुल सिमिलर दिखेगा किसके, थर्ड लेयर के। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, दिख रहा है ना। तो यहां पे क्या दिखेगा आपका, इस तरह का अरेंजमेंट ए बी टाइप अरेंजमेंट, फर्स्ट और थर्ड। देखो ए बी हुआ ये, और फिर से ये दोनों सेंटर सेम हो गया, इन दोनों सेंटर, मतलब जो फर्स्ट लेयर था वही रिपीट हो रहा है, तो फिर से ए हो गया। जो सेकंड लेयर था वही फोर्थ रिपीट हो रहा है, तो फिर से ये बी हो गया। तो ऐसा अरेंजमेंट कहलाएगा ए बी टाइप अरेंजमेंट। बोलो क्लियर है। सो लिख रहा हूं कंडीशन कि सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ऐसे जो अरेंजमेंट आपको दिखाई देंगे बेटा, अरेंजमेंट इज नोन एज, कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नोन एज ए बी टाइप अरेंजमेंट। बोलो क्लियर है, ए बी टाइप अरेंजमेंट। 2 पॉइंट मैं समझ रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। आप देख रहे थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग को ए टाइप अरेंजमेंट बोल रहे थे, जबकि इसका नाम मैं दे रहा हूं ए बी टाइप अरेंजमेंट। अब देखो बेटा आराम से क्या बोल रहा हूं कंडीशन। चलो थर्ड पॉइंट क्या इसमें लिख रहा हूं ये समझो। थर्ड पॉइंट बोल रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए जरा देखो आप ध्यान से। ठीक है, यहां से मान लो ये एक एटम है, तो बेटा एक एटम कितने को टच कर रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6। सो एक एटम 6 को टच कर रहा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। आप याद करो बच्चों, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 था और यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो क्लोज पैकिंग बढ़ेगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा मतलब सराउंडिंग एटम बढ़ा, और सराउंडिंग एटम बढ़ा मतलब क्लोज पैकिंग बढ़ा, और क्लोज पैकिंग बढ़ा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम बढ़ा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा। तो जो बोल रहा हूं कंडीशन कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल का अगर कंपैरिजन करोगे तो हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, मतलब सराउंडिंग में टचिंग स्फीयर ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। और यही वजह है बेटा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो था वो बेस्ट अरेंजमेंट था 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। बात समझ रहे हो, बोल रहा हूं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो था वो बेस्ट टेक्निक था, बेस्ट तरीका था एटम को अरेंज करने का, किसमें, 2 डायमेंशन में, और किसके कंपैरिजन में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं कंडीशन। कोऑर्डिनेशन नंबर सर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं बेटा नंबर ऑफ एटम जेड, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे बेटा। रुकना, एटम कहां पे दिख रहे हैं, कॉर्नर पे, और ये कहां दिख रहे हैं, सेंटर पे। दिख रहा है कंडीशन।
ठीक है, ये एक फेस दिख रहा है, फेस का सेंटर पे ऐसा दिख रहा होगा कंडीशन। अगर ऐसा कंडीशन है बेटा, यहाँ पे सुन लो मेरी बात, क्योंकि सारी कहानी जो है वो यही का है बेटा। अगर ये कहानी आपको समझ में आ जाए तो आपको सारा बात क्लियर होगा, इसलिए बहुत बहुत ध्यान से आप देखना कैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर हेक्सागन की बात करेंगे तो हेक्सागन में कॉर्नर पे तो एटम है और प्लस ये हेक्सागन के सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे। बोलो क्लियर है? तो मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं कि अगर हेक्सागन होगा तो हेक्सागन में कंट्रीब्यूशन कितना लिखेंगे आप, ये बताओ मुझे, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत यही है। इसलिए रुकना, इधर ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो यहाँ पे एटम है, हमने एक और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे एक और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया, एक और हेक्सागन बना दिया बेटा, बन गया ना, ये हेक्सागन बन गया इस एटम में, देख रहे हैं? ठीक है, अब अगर ऐसा करें बेटा, यहाँ पे सुनो, अगर मान लो इधर भी स्फीयर हो तो एक और ऐसे बनाया, एक और ऐसे बनाया, ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, एक और हेक्सागन बन गया। तो बेसिकली जो कॉर्नर का एटम है वो कितने हेक्सागन को टच कर रहा है, देखो एक हेक्सागन ये और एक ये। तो अगर हेक्सागन में 2 डायमेंशन के केस में बोल रहा हूं, अभी 3D पे नहीं गया हूं, 3D में अभी कंडीशन चेंज होगा, इसलिए बोल रहा हूं कि हेक्सागन में 2 डायमेंशन के केस में कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए। देखो एक कॉर्नर के एटम को ढकने के लिए 3 हेक्सागन है, तो भैया एक का कंट्रीब्यूशन 1/3 होगा ना यार, बात समझ रहे हो? बोल रहा हूं कि अगर एटम कॉर्नर पे है तो कॉर्नर के एटम को ढकने के लिए कितने हेक्सागन चाहिए, 3। तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/3 हो गया, और इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर बेटा, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर अगर यहां पे लोगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब जरा रुक जाओ बेटा, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझ लो, प्लस अभी एक और बात बाकी है। ये तो कॉर्नर पे हो गया बेटा, अब ये बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पे तो कंट्रीब्यूशन 1 ही होता है, और किसी बॉडी में तो एक ही बॉडी सेंटर होगा। तो ये हो गया कंडीशन 2 और ये हो गया 1, मतलब जेड का वैल्यू आपका कितना निकला, 3 निकला। हेक्सागन में जेड का वैल्यू कितना निकल रहा है, 3। अब रुक जाओ 1 मिनट, आराम से सुन लो। वहां पे जेड कितना था, 2, यहां पे जेड 3, एक और डिफरेंस मिल गया। दूसरा कंडीशन लिख रहा हूं बेटे, एरिया निकालना है आपको। क्या निकालना है, एरिया निकालना है, हेक्सागन का एरिया। अगर आपको एरिया ऑफ हेक्सागन एससीपी निकालना है, हेक्सागन क्लोज पैकिंग, तो बेटा एरिया कैसे निकालेंगे। आप एक चीज गौर कर रहे होगे, मैं एरिया की बात कर रहा हूं, पता है क्यों, क्योंकि 2 डायमेंशन है। अरे भैया 3 डायमेंशन में तो वॉल्यूम की बात करेंगे, पर यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, एरिया की बात कर रहा हूं, बात समझ रहे हो? ठीक है, अब इधर देखो, अगर एरिया की बात करेंगे बेटा तो यहां पे इस तरह का कंडीशन है, थोड़ा सा प्यार से आप लोग समझना, ठीक है। ये लिख दिया हमने एटम, राइट, ठीक है। अब यहां पे एटम का अरेंजमेंट आपके पास कुछ ऐसा है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये आपके पास एटम का अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट, डन। अब देखना जरा ध्यान से, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां से यहां तक देखो, ये आर है और ये आर, मतलब एज लेंथ ए इक्वल टू कितना हो गया, 2r हो गया। अब बेटे यहां से देखो, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये हुआ, और ऐसे ऐसे हेक्सागन में जो है वो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे, 2 यहां से 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो अगर पूरे एरिया को निकालना बेटा, तो आपको निकालने के लिए एरिया क्या करना पड़ेगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 और इनटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू क्या लिख रहा हूं, साइड का स्क्वायर। मैं बता रहा हूं जरा समझना, ये लिख रहा हूं कंडीशन साइड का स्क्वायर। तो बेटा यहां पे क्या कंडीशन आएगा ये देख लो, बस ये लिख रहा हूं कंडीशन √3/4 और इंटू साइड का स्क्वायर। तो बेटा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू, जरा देखना दिख रहा है कंडीशन ये। अगर इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे बेटा तो कैसे निकलेगा ये समझो आप, ठीक है। वैसे अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे बेटा ना, तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर थोड़ा कुछ और दिखेगा, अभी बताऊंगा कंडीशन। लेकिन पहले हेक्सागन का एरिया निकाल लेते हैं, राइट। अगर एरिया निकालोगे तो हमने क्या लिखा, एरिया इक्वल टू √3/4 और इनटू साइड का स्क्वायर, ये देख रहा हूं कंडीशन, ठीक है। ये तो बेटा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का हुआ, लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे कितने बन रहे हैं इसमें, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे, 6 से। बोलो आया समझ में? अब देखो ये लिख रहा हूं कंडीशन √3/4 और इनटू साइड का स्क्वायर बेटा, तो साइड में ये हो गया कंडीशन r और ये हो गया r, तो r प्लस r कितना हो गया, 2r हो गया। तो ये 2r का स्क्वायर हो गया और इनटू हो गया आपके पास कितना, 6 हो गया, राइट। सो बेसिकली बेटा ये √3 हो गया बेटा, समझ रहे हो कंडीशन, डिवाइडेड बाय 4
और ये r इंटू आर, मतलब ये कितना हो गया 4r² हो गया, और इंटू कितना हो गया ये 6 हो गया। 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 6√3 और ये बनेगा r²। ये हो जाएगा कंडीशन एरिया ऑफ HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बोलो क्लियर है बेटा? ठीक है। अगर आपको ये एरिया भी मिल गया बेटा, देखो मैथमेटिकल तरीके से मैं ला रहा हूं। अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे बेटा तो आपको थ्योरेटिकल तरीके से दिखाई देगा, पर मैं आपको मैथमेटिकल डिफरेंस समझा रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? तो ये था बच्चों ओवरऑल प्रॉपर्टी किसका, एटम का अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन, जिसमें 2 कंडीशन हमने देखा। एक कंडीशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो दूसरा कंडीशन जो हमने देखा वो क्या देखा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है। अब हम लोग एटम का अरेंजमेंट 3D में पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अगर यहां पे देखोगे बेटा 3D में तो 2 कंडीशन पढ़ेंगे। पहला यहां भी वही पढ़ेंगे, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ठीक है, ये लिख रहा हूं कंडीशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक बात ध्यान देना बेटा, अगर आपको पूछेगा कंडीशन कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन HCP, तो अगर केवल HCP लिखा है और कुछ नहीं मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में कि 2 डायमेंशन की बात कर रहा है या 3 डायमेंशन का, तो आपको ऑलवेज ये कंडीशन जो लेना है वो 3 डायमेंशन में लेना है, क्योंकि एटम का बेस्ट अरेंजमेंट जो होता है वो किस में होता है, 3D में होता है। राइट, ठीक है। तो अगर इस तरह का कंडीशन नहीं मेंशन होगा तो आप 3D का कंडीशन लेके चलना। अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ ये देखो, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये हमारे पास कंडीशन है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। राइट, अगर आप SCP का केस देखोगे 3D में तो यहां पे क्या होता है बेटा, फर्स्ट और थर्ड लेयर बिल्कुल सिमिलर दिखेगा, मतलब ऐसा कंडीशन दिखेगा A और फिर लिख रहा हूं कंडीशन B और ये फिर A, फिर कंडीशन लिख रहा हूं B, AB टाइप अरेंजमेंट यहां भी बनता है। पर बेसिकली बेटा यहां पे थोड़ा सा कंडीशन अलग होगा। थोड़ा कंडीशन क्या अलग होगा वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे देखो इधर एटम का अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, अगर इसको आप पूरा 3D देखोगे तो। यहां तो हम 3D पूरा देख नहीं रहे हैं उसका ना, हम एक जनरल हाइपोथेटिकल एजम्पशंस पढ़ रहे हैं। अगर आप इसका पूरा 3D देखोगे बेटा तो आपको एक लेयर ऐसा दिखाई देगा, ये हेक्सागन का एक लेयर आपके पास इस तरह से एक लेयर आपको दिखेगा। ये एटम है, ये दूसरा एटम है, ये नेक्स्ट एटम, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट और ये नेक्स्ट और ये एटम सेंटर में। ठीक है, एक लेयर हो गया। ऐसे ही बेटा आपको इस लेयर का नाम दे रहा हूं A। दूसरा लेयर यहां ऐसा ही दिखाई देगा बेटा अगर आप हेक्सागन बनाओगे तो, क्योंकि आपको भी पता है कि हेक्सागन बनते कैसे हैं। ये आपके पास दूसरा लेयर दिख रहा है, ये आपके पास नेक्स्ट कंडीशन दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, ये लिख रहा है A और एक जो लेयर यहां पे बनता है बच्चों वो बेसिकली इस तरह का लेयर बनता दिखाई देता है। ये 3 एटम दिखते हैं यहां पे, 1 2 और 1, 3 एटम। अब देखो इधर ध्यान से देखना, इसको और इसको लेके इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो बेटा। यहाँ पे जो है वो इस तरह से आपको 3 एटम यहाँ पे दिखाई देंगे, देखना ध्यान से। यहाँ पे ये और ये दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ से लेकर ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ से लेकर ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो। ये बना पूरा 3D का हेक्सागन। ये जो दिख रहा है ना ये है 3D का हेक्सागन। तो ये फर्स्ट लेयर दिख रहा है, ये सेकेंड लेयर A B और ये थर्ड लेयर फिर से क्या A, फिर से ऐसा ही कंडीशन आएगा क्या B आएगा। तो इस तरह का लेयर जो आपका कहलाएगा बेटा वो कहलाएगा SCP अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, इधर सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसलिए ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, यहां से सारा कंडीशन क्लियर होना है। देखो बोल रहा हूं कंडीशन, यहां देख लो ध्यान से। एक लेयर ये हो गया आपके पास हेक्सागन, एक ये हेक्सागन का लेयर, ये पूरा मिला दो एकदम तो 3D बन जाएगा ये पूरा। ठीक है ना, सो 3 डायमेंशन में ए लेयर जो है वो देखो फर्स्ट लेयर सिमिलर टू थर्ड लेयर, सेकेंड लेयर सिमिलर टू फोर्थ लेयर, दिख रहा है। सो यहाँ पे 3 डायमेंशन में क्या बोल रहा हूं बेटा कि ऐसे अरेंजमेंट में फर्स्ट एंड थर्ड लेयर इज क्या होगा सेम। सो लिख रहा हूं कंडीशन कि इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ऐसा जो अरेंजमेंट हमारे पास बनता दिख रहा है बेटा, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट फर्स्ट एंड क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट एंड थर्ड लेयर इज सेम। फर्स्ट एंड थर्ड लेयर जो होगा एज क्या लिख रहा हूं सेम। फर्स्ट और थर्ड लेयर बिल्कुल सेम दिखाई देगा आपको। क्लियर है? अब देखो रुक जाओ ध्यान से सुनो बेटा। ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे फिर से, AB टाइप अरेंजमेंट। तो यहां भी लिख रहा हूं कंडीशन कि सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज, ये कहलाएगा इज नोन एज, क्या कहलाएगा बेटा AB टाइप अरेंजमेंट, AB टाइप अरेंजमेंट। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे AB टाइप अरेंजमेंट। इतना बात क्लियर हो गया?
अब रुक जाओ बच्चों, इधर ध्यान दो, पहले मैथमेटिकल फॉर्म पे चलेंगे, कुछ बातें समझ लेंगे, ठीक है। अगर आप इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 3 डायमेंशन में। देखो 3 डायमेंशन में कहानी चेंज होगा, 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, 3 डायमेंशन में कहानी चेंज है। क्यों बोल रहा हूं बेटा, जैसे मान लो आप ये कंडीशन लिख रहे हो, ये एटम है, तो यहां अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, एक लेयर में हो गया 6, इसके ऊपर वाला लेयर देखो 1 2 3, इसके नीचे वाला देखो 3, क्योंकि 2 लेयर है फिर बीच में एक लेयर है, ऐसे यहां होगा बेटा, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर यहां पे देखते हो एक सेंटर के एटम को, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये 6 हो गया सेम लेयर में, 3 अबव वाले टच करेंगे इसको और इसको 3 बिलो वाले करेंगे, तो टोटल कितना हो गया 12। सो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना है 12, जिसमें लिख रहा हूं कंडीशन क्या 6 इन सेम लेयर, 6 क्या लिख रहा हूं 6 इन सेम लेयर, सेम लेयर। और दूसरा कंडीशन लिख रहा हूं क्या बेटा 3 इन अबव लेयर वाला टच करेगा इसको, और 3 कौन करेगा इसको बिलो वाला, 3 इन अबव लेयर, 3 इन क्या लिख रहा हूं अबव लेयर, ठीक है। और लिख रहा हूं कंडीशन 3 इन बिलो लेयर, 3 इन क्या लिख रहा हूं बिलो लेयर। तो इस तरह से टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा बेटा वो कितना होगा 6 होगा, राइट। अब रुक जाओ बेटे, एक बात समझ लो, क्योंकि सारी कहानी यहां से चलनी है, इसलिए थोड़ा सा कंडीशन जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। देखो इधर ध्यान से, यहां से एक कंडीशन हम लोग निकालेंगे Z, क्या निकालेंगे Z। अब Z देखोगे तो एटम कहां पे प्रेजेंट है बेटा, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये पूरा हेक्सागन है हमारे पास, तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन यहां 1 कितना 6। बेटा अब 3D आ गए, याद करो एकदम 3D में कैसे दिमाग लगाओगे, क्योंकि यहां तो अभी देख नहीं सकते 3D स्ट्रक्चर, आप इसका काट के डाइसेक्शन तो नहीं काटोगे इसका। तो एक बात याद करो, 3D में जब आप ये ले रहे थे बेटा, जब आप यूनिट सेल बना रहे थे, तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना था 8, क्यों टोटल कॉर्नर भी तो 8 था, इसलिए वहां कंट्रीब्यूशन भी 8 दिखाई दे रहा था, याद है। तो जितने कॉर्नर थे उतने ही टचिंग स्पेयर यहां पे थे, तो एक के लिए कंट्रीब्यूशन कितना था 1/8 था। तो बेटा याद करो कंडीशन, बोल रहा हूं कि जैसे क्यूबिक में, उससे थोड़ा सा सिमिलर याद रख लेना, ध्यान रहेगा। क्यूबिक में कॉर्नर कितने थे 8 और कंट्रीब्यूशन था 1/8, वैसे हेक्सागोनल में कॉर्नर कितने हैं 6 है कॉर्नर, और कंट्रीब्यूशन 1/6 हो जाएगा, और इनटू टोटल नंबर ऑफ हेक्सागन में कंडीशन यहां चेंज हो जाएगा कि सर टोटल नंबर ऑफ हेक्सागन, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर अगर देखेंगे तो फिर 6 लिखोगे आप, नहीं लिखना, क्योंकि जब टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर की बात करोगे बेटा तो आप हेक्सागन पूरा ये 2 लेयर मिलके बना रहा है, इसलिए टोटल कॉर्नर 6 ऊपर वाला लेना है और 6 नीचे वाला भी, मतलब टोटल कॉर्नर आपको कितना लेना है 12। और प्लस रुक जाओ इधर देखो बेटा, 1 मिनट ध्यान दो बेटा, ये कंडीशन है ना, ये हेक्सागन, तो ये जो एटम दिख रहा है वो इस ऊपर वाले फेस का सेंटर, तो ऊपर वाले फेस का सेंटर है, और फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ होता है, और इनटू टोटल फेस सेंटर देखो, एक ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है, तो 2 फेस सेंटर हुआ, और प्लस रुको इन दोनों के बीच में देखो बॉडी सेंटर है, और इस बॉडी सेंटर में कितने एटम दिखाई दे रहे हैं 3 दिख रहे हैं, तो बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1 है, और इनटू टोटल बॉडी सेंटर के एटम 3 दिख रहे हैं बेटा, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 1, और ये हो गया 3, मतलब Z का वैल्यू यहां पे कितना आएगा 6 आएगा। पहले मुझे बता दो समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर आप लोग बोलोगे तो रिपीट करूंगा, मुझे बताओ जैसे जैसे डाउट है फटाफट जी। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, ये Z कैसे निकला ये समझ लो। मैंने क्या बोला कंडीशन बेटा, कि जब 3D आप देखते हो और 3D में सिंपल क्यूबिक लेते हो तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 लिखते हो, इनटू टोटल कॉर्नर 8 होता है बेटा, ठीक है। अगर यहां पे 8 कॉर्नर हैं और कंट्रीब्यूशन भी 1/8 है, लेकिन अगर आप हेक्सागन देखोगे बेटा तो कॉर्नर के एटम को ढकने के लिए टोटल जो है वो 6 हेक्सागन चाहिए यहां पे 3D में, समझ रहे हो ना। और अगर 6 चाहिए, अरे बेटा आप ऐसे सोचो ना यार, आपको अभी तो बताया था कंडीशन कि सर अगर इसको हम आगे बढ़ा दें, इसको ऐसे आगे बढ़ा दें तो ये दूसरा हेक्सागन, ऐसे इसको आगे बढ़ा दें तो ये तीसरा हेक्सागन, ऐसे। तो बेसिकली अगर 2D ही होता, अगर केवल ऐसे 2D पे रखा रहता तब 1 2 3 टच कर रहा है, लेकिन 3D है, एक लेयर और है तो 3 और टच करेगा, तो भैया इस कॉर्नर के एटम को कंप्लीट ढकने के लिए 6 चाहिए ना, तो 1 का कंट्रीब्यूशन ढकने में कितना हुआ 1/6, और इनटू टोटल कॉर्नर हेक्सागन में देखो, हेक्सागन ये पूरा है ना बेटा, तो टोटल कॉर्नर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनटू टोटल कॉर्नर 12, इतना बात हो गया। प्लस अब दूसरा आइटम कहां यहां दिख रहा है, फेस के सेंटर पे दिख रहा है, ये एक फेस है ऊपर वाला, ये नीचे वाला फेस है, और फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन ऑलवेज कितना होता है हाफ होता है, तो यहां लिख दिया हमने हाफ, और इनटू टोटल फेस सेंटर, एक ऊपर वाला फेस एक नीचे वाला, तो टोटल फेस सेंटर 2 है तो इनटू 2 कर दिया, ठीक है। और प्लस बॉडी सेंटर देखो बेटा, ये बॉडी का सेंटर है, ये है ना पूरा हेक्सागन यहां से यहां तक है, और ये बॉडी का सेंटर है, तो बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1 होता है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं कंडीशन। यहां सुनो,
बोल रहा हूं यहां कंडीशन चेंज है, बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1 है ना, और इंटू 1 होना चाहिए, लेकिन 1 इंटू 3 किया हमने, क्यों? क्योंकि यहां बॉडी सेंटर पे 3 एटम है तो यहां 3 लेना पड़ेगा। समझ रहे हो कंडीशन? तो बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1 और इंटू कितना 3 एटम है तो 3 बॉडी सेंटर लिया वहां पे। बोला है समझ में? मतलब जो बॉडी सेंटर है उस पे 3 एटम अरेंज है बॉडी के सेंटर पे, समझ रहे हो? तो तीनों का सेंटर लेना पड़ेगा। अब यहां पे देखो कंडीशन ये 6 आएगा। अब मुझे बताओ किसे किसे डाउट है अभी भी? थोड़ा इमेजिनरी चैप्टर है बेटा, क्योंकि 3D है ना, 3D यहां पे दिखा नहीं सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन जैसे लॉकडाउन वगैरह खुलता है तो अगर रिवाइज कराऊंगा बीच में सॉलिड स्टेट को, तो उस टाइम ना कोशिश करूंगा कि आप लोग को प्रोजेक्टर से दिखाऊं कि इसका 3D कैसे बन रहा है ये, ताकि आप लोग और बेहतर आप लोग देख पाएंगे वहां पे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अभी आप 2D से देख रहे हैं, 2D के अकॉर्डिंग ही सोच पा रहे हैं, क्योंकि ये तो प्लेन सीट है। तीसरा लेयर आप लोग एजम्पशंस करके चल रहे हैं, ठीक है ना, पर वहाँ पे एजम्पशंस कोशिश करेंगे, रिवाइज करा दूंगा एक बार बीच में, ठीक है ना। हाँ, संडे वनडे को कुछ टाइम निकाल के रिवाइज करा देंगे, बाकी एक्स्ट्रा डे पे नहीं, एक्स्ट्रा डे पे अपनी क्लास शेड्यूल में चलेगी, ठीक है। क्योंकि अभी तक कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर सिलेबस का क्या है, पर बेटा आपको क्लियर बताऊं, अभी तक HRD मिनिस्ट्री से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। हाँ, सुहानी भी बोल रही थी कि सर सॉलिड स्टेट हटा है। बेटा जो नया सिलेबस जारी किया गया था 17-18 मार्च को, उसमें स्पेशली सॉलिड स्टेट ऐड है, पर अगर सिलेबस कट करता है, क्योंकि संभावना अगर बनती है, जैसा अभी एक बार मीटिंग चल रहा है गवर्नमेंट के साथ CBSE बोर्ड का, क्योंकि सिलेबस का ड्यूरेशन कम हो चुका है, तो हो सकता है कि ऐसा डिडक्ट करे। अगर हो जाए डिडक्ट तो अच्छी बात है, बोर्ड में बच जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो आप पढ़ लिए, और अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, वो अपने ऊपर नहीं है। जब तक अभी सिलेबस पूरी तरह से अभी तक जो जारी किया वो यही सिलेबस है, इसलिए हम लोग लेके चल रहे हैं। ऐसा हो भी सकता है कि सॉलिड स्टेट को रिमूव किया जाए, इसलिए बोल रहा हूं मैं ऐसा कंडीशन, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन निकल रहा है। अगर 3 तारीख के बाद अगर एक्सटेंड होता है लॉकडाउन, तो संभावना हो सकती है कि जो है वो सॉलिड स्टेट को हटाया जाए। अगर नहीं होता है तो मेरे हिसाब से इसको नहीं हटाएगा, गर्मी छुट्टी को कम करेगा। हाँ, इसलिए आप लोग मेंटली पहले से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग करते रहते हो कि सर क्या होगा, है ना। इसलिए कहीं कोई दिक्कत आए तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। हाँ सूरज साहब, आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मज़ा आते रहे, ठीक है ना। हाँ, कोशिश करेंगे कि आप लोग आनंद उठाते रहिए, और क्या, ठीक है। और एकदम मस्ती के साथ पढ़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा। मैंने आपको बोला है कि इस साल जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे, आप लोग एकदम कसम खा लो, बोर्ड की कसम खा लो एकदम, कि किसी भी तरह से मुझे 90% से अबव स्कोर हर बच्चे का चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा खास है, ये तेज और कमज़ोर है, अब सारे बच्चे 0 हो, क्योंकि 12th का सिलेबस किसी को नहीं आता, तो 12th के 11th का सिलेबस 10th का जो भी आता होगा वो आता होगा, पर 12th के सिलेबस में हर बच्चा अब 0 है। अब यहाँ से जो बच्चा अच्छा करेगा वो हीरो है, अदरवाइज दोबारा 0 है। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसलिए अब सबका लेवल बिल्कुल एक जैसा है, आप लोग को मेहनत करना है, कोई कमजोर और तेज नहीं है, हर बच्चा 90 स्कोर करेगा। अगर बेटा आप लोग को बैठा के 3-3, 4-4 घंटे भी 5-5 घंटे मुझे प्रैक्टिस करानी पड़ेगी तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन आप लोग पढ़ो जी जान से, आप लोग का रिजल्ट एकदम तगड़ा तरीके से देंगे इस बार, ठीक है ना। हाँ, मुंह तोड़ रिजल्ट एकदम होगा कि लोग देखें, कहे कि हाँ सर ने क्या पढ़ाया है। ये तो अभी जस्ट स्टार्ट है यार, इतनी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है ना 12th की, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के देखना, इतने रसदार तरीके से पढ़ाऊंगा ना। ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहा हूँ अभी, और आप फेस टू फेस मेरे पास नहीं है, इस वजह से अभी आप लोग जो है वो एक तरह से समझिए आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एक मजबूरी का जो है वो फ़ायदा जो है वो आप लोग उठा रहे हैं इस टाइम घर में बैठ के। अदरवाइज जब क्लास में हम लोग आएंगे ना तो एक अलग ही मजा आएगा, एक अलग ही रिदम बनेगा, आपको भी पता है, और बड़े रिदम के साथ पढ़ाएंगे बिल्कुल इस साल, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि 12th है, बोर्ड है, आपको भी पता है कि 12th के साथ में समझौता करता नहीं हूँ, आपको भी पहले से पता है ये चीज़ें, ठीक है ना। और 12th का रिजल्ट जो होता है उसी के लिए जाना भी जाता हूँ, तो आपको कम से कम अपने आप को मेंटेन करना है, अपने रिजल्ट को मेंटेन करना है, ठीक है। और शुरू से डे 1 से चैप्टर 1 से एकदम बिल्कुल, ठीक है ना, आखिरी चैप्टर तक एक भी क्वेश्चन मिसिंग नहीं होना चाहिए, चाहे वो बुकलेट का क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो। वैसे तो आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे बुकलेट के अलावा, क्योंकि उसमें हर तरह का क्वेश्चन है, चाहे सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो, सारे उसमें हैं, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, किताब वगैरह कुछ ज़्यादा फालतू के लेने की जरूरत नहीं है बेटा, कि मोटे मोटे किताब ले लिए रख दिए, बिल्कुल मत लेना, बुकलेट मोर देन सफिशिएंट है। आप अगर रिव्यू देखेंगे तो आप मेरे यूट्यूब पे जाना, और जब मैं बच्चों के सेंटर पे गया था तो बच्चों का रिव्यू देखना, बच्चों ने यही बोला सबने कि सर आपका बुकलेट बच्चों को पढ़ना चाहिए और कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, सारे क्वेश्चन बुकलेट से थे। तो आप लोग बुकलेट को करना जब बुकलेट दूंगा तो। देखो बेटा, ये हम लोग बात कर रहे थे किसकी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अच्छा, इसमें एक आध लाइन और देख लेते हैं, जो कि हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन हमें पढ़ना नहीं है बेटा, तो डेरिवेशन नहीं पढ़ना है तो हम लोग जो है वो थोड़ा इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं। अगर हेक्सागोनल में देखोगे ना तो पैकिंग एफिशिएंसी हेक्सागोनल में आता है 74%, लिख लेना। एक सिमिलैरिटी है बेटा, इसमें लिखो पैकिंग एफिशिएंसी
74%। एक लाइन यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन की नीड नहीं है हमें, इसलिए नहीं बताऊंगा। हाँ, आईआईटी वालों को बताता हूँ क्योंकि आईआईटी में पूछता है क्वेश्चन यहाँ पे डीपली। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन रहा था बच्चों 2011 में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है। पर आप लोग को जो है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं, जहां से हमारा सिलेबस कवर हो जाए पूरा। देखो इधर बोल रहा हूं कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने देखा क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। थर्ड कंडीशन जो लिख रहा हूं बच्चों, ये सेकंड स्ट्रक्चर जो इसमें लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं फेस सेंटर्ड। देखो इधर फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग मतलब एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, और फेस सेंटर क्लोज पैकिंग को हम लोग लिखते हैं क्या, एफसीसी। अगर आप एफसीसी की बात करोगे बेटा, बोल रहा हूं अगर फेस सेंटर क्लोज पैकिंग की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कंडीशन, ये देखो यहां पे थोड़ा सा कंडीशन चेंज है बच्चों। ये इस तरह का कंडीशन लिख रहा हूं ए बी सी, मतलब फर्स्ट लेयर थर्ड से नहीं मिलेगा, फोर्थ से मिलेगा, सेकेंड लेयर फिफ्थ से मिलेगा, थर्ड लेयर सिक्स से मिलेगा। बोलो क्लियर है। सो लिख रहा हूं कंडीशन कि हेक्सागोनल ये फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग में एफसीसी पहले भी पढ़े हुए हैं, एफसीसी आपने पहले भी पढ़ा है, थोड़ा सा समझना ध्यान से, मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं। बोल रहा हूं अगर एफसीसी का केस होगा बेटा तो एफसीसी में जो है वो फर्स्ट लेयर का जो है वो फोर्थ लेयर से अरेंजमेंट मिलेगा। सो लिख रहा हूं कंडीशन कि इन सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर इज सेम, फर्स्ट एंड क्या लिख रहा हूं, फोर्थ लेयर इज सेम, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ लेयर सेम होगा बेटा। अगर फर्स्ट का रिजेंबल करेगा फोर्थ के साथ तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। लिख रहा हूं कि सच अरेंजमेंट इज नोन एज ऐसे जो अरेंजमेंट कहलाएंगे बेटा वो कहलाएंगे क्या, ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। क्लियर है, टाइप अरेंजमेंट। अब रुक जाओ बेटा जरा इधर मेरी बात सुन लो, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे एबीसी टाइप अरेंजमेंट, राइट। अब यहां पे क्या बताना जा रहा हूं ये भी समझना ध्यान से थोड़ा सा। ये बात तो ठीक है सर कि ये कहलाएगा। अब अगर यहां पे देखोगे तो एग्जैक्टली थोड़ा इसको देखने की कोशिश करो, फिर आपको सारा आंसर मिल जाएगा। यहां मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, मुझे पूरा विश्वास है। यहां देखना एक चीज और ध्यान रखना बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे होता है 12, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोल रहा हूं, 12। अच्छा ये 12 कहां से आएगा इसको भी मैं जिक्र करूंगा बाद में, लेकिन थोड़ा भी पहले समझ लो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12, लेकिन पहले इसको समझो एबीसी टाइप अरेंजमेंट। बेटे आपको याद है क्या, ये जरा रुकना, बड़े प्यार से देखना बारीक से थोड़ा सा। एफसीसी जो बनाते थे ना, एफसीसी ऐसा था स्ट्रक्चर बेटा। एफसीसी में पोजीशन ऑफ एटम कहां पे था, कॉर्नर पे तो था, और कॉर्नर के अलावा इस फेस के सेंटर पे भी तो था बेटा, इस तरह से था। तो एटम का अरेंजमेंट कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे था, ठीक है। अब एक काम करता हूं, यहां से तो आपको नहीं पता चलेगा ये एबीसी, थोड़ा इसको पकड़ के यूं घुमा देता हूं बेटा। जैसे देखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा, क्योंकि यहाँ 3D नहीं है, यहाँ पे 2D है ये बोर्ड, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ 3D में समझाने का। थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसलिए आराम से। ये लिख रहा हूँ कंडीशन आपको, ये आपके पास कंडीशन है, और ये है क्यूब आपके पास, ये आपके पास क्यूब है, ठीक है। हमने क्या किया ये समझ में आया, हमने क्या किया, इसे पकड़ के यूं घुमा दिया, ठीक है। ये पकड़ा और यूं घुमा दिया, देखो थोड़ा यूं कर दिया, ठीक है ना। अब ये आपको जो दिख रहा है ये कॉर्नर के आटम इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास ये क्या है, कॉर्नर के आटम दिखाई दे रहे हैं बेटा। और दूसरा लिख रहा हूं कंडीशन कि ये जो दिख रहा है एटम यहाँ पे, ये फेस के सेंटर्ड वाले एटम है, ये जो है वो फेस के सेंटर्ड वाले एटम है, ये फ्रंट फेस का और ये बैक फेस का एटम। बोलो क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा आराम से सुनना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ब्लंडर। ये देखो, ये आपको एक सिंगल लेयर, यहाँ पे ऊपर एक लेयर दिखाई दे रहा है, एक एटम दिखाई दे रहा है, इसको लिख रहा हूं ए लेयर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब यहां पे देखना बेटा, ये जो आपको लेयर दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो लेयर दिख रहा है ये लिख रहा हूं कंडीशन बी लेयर, ठीक है। और यहां जो आपको एक लेयर दिख रहा है ये दिख रहा है आपके पास सी लेयर, और फिर से ये सिंगल एटम वाला अरेंजमेंट ऐसा दिख रहा है बेटा, तो फिर से जो अगला लेयर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ए लेयर। पहले मुझे बता दो यहां तक किसी को डाउट, एक एक स्टेप चलो, बिल्कुल हड़बड़ाओ मत, नहीं तो सारी कहानी यहां गड़बड़ हो जाएगी। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट है तो, कोई डाउट नहीं। अब सुनो, अगर डाउट नहीं है तो समझना ध्यान से, मैं क्या बोला कंडीशन केवल समझो। ये फर्स्ट एटम है बेटा, ये आपका है फर्स्ट एटम, ठीक है। अब यहां पे देखो गौर से, बी लेयर को देखना, बी लेयर में आपको क्या दिख रहा है,
एक एटम देखो ये दिख रहा है, इसके बगल में 2 एटम है पीछे, और इसके ऊपर में 3 एटम है। मतलब इस तरह का कंडीशन, सबसे ऊपर में आपको 3 एटम है बेटा, इस 3 एटम 1 2 3, फिर 2 एटम और फिर 1 एटम, फिर यहाँ पे 2 एटम और फिर यहाँ पे 1 एटम। किताब में ऐसा दिखाया हुआ है, समझना थोड़ा सा, जो बुक लिखता है उसी डायग्राम को थोड़ा सा तोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब इस लेयर को देखने की कोशिश करो बेटा। इस लेयर में ये सिंगल वाला एटम जो अभी तक नीचे था, अब ये सिंगल वाला एटम ऊपर दिख रहा है। इस लेयर के लिए क्या दिख रहा है? सी के लिए ऊपर। मतलब अगला अरेंजमेंट ऐसा होगा, एक एटम ये दिख रहा है, फिर ये दोनों दिख रहा है, और ये सबसे नीचे दिख रहे हैं तीनों, ये सबसे नीचे घुसा हुआ ऐसे दिख रहा है ना। यहाँ पे ये थोड़ा निकला हुआ ऊपर था, ये 1 2 3 ये ऊपर निकले हुए थे, लेकिन ये तीनों को देखो अब 1 2 3 को इस लेयर में ये नीचे घुसा हुआ दिख रहा है। तो ये नीचे घुसा हुआ दिख रहा है, मतलब पहला लेयर ऊपर वाला ये हो गया, फिर उसके नीचे दूसरा ये हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीनों जो है उससे भी नीचे है, 1 2 3। देखो ये तीनों लेयर डिफरेंस है, यहाँ 3 2 1 अरेंजमेंट है, यहाँ 1 2 3 अरेंजमेंट है। तो ये हो गया ए टाइप, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। और फिर से यहाँ देखने की कोशिश करो बेटा, फिर से अब सिंगल एटम है, फिर से ये कंडीशन ये दिख रहा है, ए दिख रहा है, इसलिए ऐसे अरेंजमेंट को एबीसी टाइप अरेंजमेंट बोलेंगे। पहले मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, फटाफट बताओ। क्योंकि बेटा देखो ये 3D थोड़ा सा मैं ऐसा नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन मैंने कोशिश किया कि इस एफसीसी को पलट दूं ताकि आप आसानी से इसको देख पाएं। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बताओ। देखो सूरज कहां दिक्कत हुआ, यहां देखो ये एक लेयर दिख रहा है अलग से, ये यहां से यहां तक एक लेयर दिख रहा है, एक लेयर यहां से यहां तक ये दिख रहा है पूरा, और एक लेयर यहां से। तो ये एक लेयर सिंगल एटम ये हो गया। यहाँ देखोगे तो बेटा ये ऊपर वाला देखो, यहाँ पे आपको 3 एटम सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ग्रुप ऊपर दिख रहा है ना। तो यहाँ 1 2 3 हो गया, फिर उसके नीचे 2 हो गया, फिर उसके 1 हो गया, 1 2 3, फिर 2 और फिर 1, ठीक है। इस लेयर को देखो जरा, इस लेयर में ये वाला नीचे तो सबसे नीचे है, सबसे ऊपर लेयर ये है ना इसमें यहाँ से, तो ये हो गया 1, फिर इसके नीचे ये हो गया, और ये तीनों सबसे नीचे हैं। तो ये 1 वाला ऊपर हो गया, फिर 2 वाला कंडीशन दिख रहा है ये और ये, फिर 1 2 3 वाला, 1 2 3 वाला, ये सी लेयर हो गया। तो ये लेयर और ये लेयर तो अलग है ना। यहाँ पे देखो 3 2 1 का लेयर है, यहाँ 1 2 3 का लेयर है, 1 2 3 का लेयर दिख रहा है ना, तो अलग अलग लेयर है। तो ये ए लेयर, ये बी, एक सी। अब इसको आप फिर से सिंगल एटम है, सिंगल एटम है तो ये कंडीशन आ गया फिर से ए, तो भैया ए बी सी, और फिर से ए आ गया, फिर से बी आएगा, फिर से सी, ऐसे चलेगा। तो एबीसी टाइप अरेंजमेंट। अब आया? बताओ मुझे फटाफट। डन? चलो देखो बेटा, यहां तक उम्मीद करूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके ओके बेटा। तो बेसिकली बेटा ये हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, वो क्या था, ये जो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, वो था क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड स्फीयर। किसी सॉलिड में एटम का क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे, जिसको हमने अब तक क्लियर किया, राइट। अब हम लोग इसके आगे का बात क्लियर करेंगे बेटा कल। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, जिसमें सबसे पहले वर्ड्स बताऊंगा, और वर्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपको कल 4-5 न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करा दूंगा यहीं पे सारा, ठीक है। लेकिन पहले उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड n है और टेट्राहेड्रल 2n है। पहले ये बताऊंगा वो n2n क्या है और वो कैसे आया है। ये अगर समझ जाएंगे तो फिर कॉन्सेप्ट उसी को बना लेंगे, और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे फटाफट, ठीक है। तो कल मिलेंगे हम लोग, तब तक आप लोग एंजॉय करो, राइट।